खबरों के बीच उसके आगे पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत सारी परतें होती हैं। इन परतों को एनालाइज कर आपके लिए हम लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है और इसके लिए अभी से जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान 13 मई को होगा। लेकिन उसके लिए बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के रण में यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां अपना खाता किस तरीके से खोलती है। भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है। जगन रेड्डी वाईएसआर के साथ यहां पर सबसे ताकतवर पार्टी और नेता के तौर पर हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार उनकी बहन शर्मिला को अपने साथ जोड़ लिया है और उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला भी दिया है। यानी कि समीकरण दिलचस्प है, इसलिए चर्चा भी उतनी ही मजेदार होगी। फिर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना की, सटा हुआ राज्य है। चौथे चरण में यहां पर भी मतदान होना है साथ 13 मई को। विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता और जीतने के साथ ही इस बार कांग्रेस की साख दांव पर है। क्या मुख्यमंत्री रेड्डी इस बार अपना कमाल दिखा पाएंगे? उसके साथ साथ हम बात करेंगे हैदराबाद सीट की, जहां से भाईजान, जी हां, राजनीति में भाईजान अलग हैं, फिल्म वाले अलग हैं। यहां के भाईजान हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता भारी पड़ेगी? यक्ष प्रश्न, इसका एनालिसिस आपके सामने करेंगे। फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में खेला होबे याद है ना आपको? इस शब्द को ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है और जो इस बार लोकसभा के चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा खिलाड़ी, ममता बनर्जी से बड़ा खिलाड़ी आज पश्चिम बंगाल में कोई है ही नहीं। कहां डिफेंसिव खेल रही थी, अब तो ऑफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में है। इसकी भी पूरी जानकारी आपके सामने। और फिर बात करेंगे कैसे तीसरे चरण के मतदान के लिए, जब 190 सीटों के मतदान 2 चरण तक हो चुके हैं, 93 सीटों पर मतदान कल सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे 7 मई को। और उसके आधार पर समझिए कि आप लगभग 300 सीटों पर मतदान कल शाम तक पूरे हो जाएंगे। देश का चुनाव लगभग आधे में आकर टिका है साहब, इसलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि कहां कैसी तैयारी है। लेकिन सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि यहां पर किस तरह की हवा चल रही है साहब। चौथे चरण के मतदान में 96 सीटें होंगी जिस पर मतदान होगा, जिसमें 2 प्रमुख राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो हम आंध्र प्रदेश पर अब चर्चा करते हैं। 25 सीटें यहां पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 25 सीटों पर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए हैं और आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा चुनाव सीटों के प्रचार में उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर अपने आप को उपस्थित किया है और वहां के मौजूदा विपक्ष को निशाने पर ही लिया है। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए आंध्र प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि 2019 में जब पूरी दुनिया कह रही थी कि मोदी लहर है, मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2019 में आंध्र प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इसलिए लुक साउथ पॉलिसी को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश में न सिर्फ वो अपना खाता खोले, बल्कि सहयोगी टीडीपी के साथ मिलकर अपने अंक तालिका को, यानी कि अपनी सीटों के रुझान को बेहतर और मजबूत करें। प्रधानमंत्री किस तरीके से यहां पर बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं और क्या क्या वार कर रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। साथियों, इस चुनाव में एक और कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता यहां नतीजों से पहले ही हार मान गए चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ये लोग शराबबंदी का वादा करके सरकार में आए थे, लेकिन आज राज्य सरकार ही शराब की डीलिंग और भ्रष्टाचार करने में लगी है। यहां शराब का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है।
और कहने वाले कहते हैं कि आज आंध्र सरकार सैंड माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है, लेकिन विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाईएसआर कांग्रेस पर पूरे तरीके से हमलावर हैं, और वो इसलिए क्योंकि 2019 के जो लोकसभा के परिणाम है, अगर आप देखें, वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी 49.89% वोट शेयर के साथ। टीडीपी के खाते में 3 सीटें आई थी 40.19% वोट शेयर के पास। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 0.98% यानी 1% भी वोट शेयर नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के साथ अपना गठबंधन बनाया। 2019 में यह गठबंधन नहीं था। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पवन कल्याण की पार्टी जन सेना के साथ भी हाथ मिलाया है, ताकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को पूरा मुकाबला दिया जा सके। दरअसल यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी, टीडीपी और गठबंधन साथ है, दूसरी तरफ वाईएसआर है और फिर कांग्रेस। इस तरह से यहां पर अलग अलग सीटें होती हुई दिखाई दे रही है, और यह लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो रही है। अगर आप 2014 का आंकड़ा देखें, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 25 में से दोनों पार्टियों ने 17 सीटें हासिल की थी। टीडीपी को 15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, वोट शेयर भी 3% के आसपास था। लेकिन इस पूरे मामले में जो गड़बड़ी हुई वो 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने अपने आप को चुनाव मैदान से अलग रखा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 में तो सही थी, लेकिन 2019 में सही ना रही, और यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने प्रदर्शन को कम से कम डबल डिजिट में करने का पूरा मन बनाया है, और इसके लिए जो जातीय समीकरण है वो भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। कम्मा समुदाय से चंद्रबाबू नायडू आते हैं। आंध्र प्रदेश में कम्मा समुदाय की आबादी तकरीबन 25% है साहब। कप्पू समाज से पवन कल्याण आते हैं, जिनकी आबादी यानी कप्पू समाज की आबादी 15% है। तो कम्मा और कप्पू को अगर आप एक साथ मिला दें तो आंध्र प्रदेश की 40% आबादी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, और इसलिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी इस फाइट में अपने आप को पूरे तरीके से सामने रख रहे हैं, और जहां इस पूरे मुकाबले में मामला दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि उनकी बहन शर्मिला कांग्रेस के साथ जा मिली हैं, इसलिए अब यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी, टीडीपी और जनसेना गठबंधन के मुकाबले तो अपने आप को प्रस्तुत कर ही रही है, यहां तक कि कांग्रेस के सामने भी उसे अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब जगन रेड्डी और शर्मिला जी के पिता वाईएसआर कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, और कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत पूरे आंध्र प्रदेश में होती थी, यहां तक कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को मिलाकर भी। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई, और फिर पार्टी अलग करके वाईएसआर कांग्रेस बनाया जगन मोहन रेड्डी में, जिसमें उनकी बहन शर्मिला का बहुत बड़ा योगदान था। 2800 किलोमीटर पदयात्रा शर्मिला ने की थी जब उनके भाई यानी कि जगन मोहन रेड्डी जेल में थे। यानी कि आप देखें, भाई बहन के बीच में एक जबरदस्त समन्वय था। लेकिन उसके बाद शर्मिला को ऐसा लगा कि उनके पिता की विरासत उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जैसे ही उनके भाई ने मुख्यमंत्री पद को संभाला, उसके बाद से गिला शिकवा भाई बहन के बीच में शुरू हो गया। ऐसे में शर्मिला ने खुद अपनी पार्टी शुरू की और 3200 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की साथ। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वहां पर इतना पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। टीडीपी एक पार्टी है, जनसेना एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है, कांग्रेस है। ऐसे में एक पांचवें दल की स्थिति वहां पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए शर्मिला ने यह फायदा समझा कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले, और आज कांग्रेस के पास एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वाईएस शर्मिला जरूर मौजूद है। अब यहां का जो धार्मिक समीकरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की आबादी तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। इसमें हिंदू आबादी 91% है, मुसलमानों की आबादी 7% है, ईसाई 1% है, और अन्य 1% के आसपास है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर हिंदू वोट का बंटवारा अपने आप में बहुत बड़ा है। ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात साहब यहां पर यह है कि जिस मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हर मौके पर लताड़ रही है, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की पैरोकारी कर रहे हैं साहब। 4% आरक्षण देना चाहते हैं मुसलमानों को, ताकि ये वोट बैंक भी उनसे ना छूटे। क्योंकि ये लड़ाई जो टीडीपी की है वो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार के चुनाव में टीडीपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो इसके बाद चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर लगभग खत्म होता दिखाई देगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह विरोध भी झेलना पड़ेगा कि 4% मुस्लिम आरक्षण की बात टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू किस आधार पर कर रहे हैं और कैसे इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देश भर में लताड़ रही है। दिलचस्प चुनाव है, इस पर और भी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अब जरा बात करते हैं हम तेलंगाना की। और तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब यहां पर कांग्रेस को अपना दम दिखाने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ हैदराबाद की सीट को कौन भूल सकता है साथ। पूरे देश भर में इस सीट को लेकर बड़ी चर्चा है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के 40 साल के इतिहास को बदलने की तैयारी कर रही है। यहां पर भी मामला त्रिकोणीय है साहब। बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो ढलान पर है, उसका वोट बैंक बिखरने को तैयार बैठा है। एमआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हैदराबाद और सिकंदराबाद के इस पूरे इलाके पर उनका पकड़ अच्छी है, लेकिन म्युनिसिपल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके दांत खट्टे कर दिए और उसके बाद माधवी लता उम्मीदवार के तौर पर उनके सामने क्या खड़ी हुई, मामला जो है वो एकदम रोचक हो गया है। एमआईएम के लिए यह लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। 17 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें अभी तक जो स्थिति है वो हम आपको बता दें। पिछली बार किसको क्या वोट शेयर मिला था। बीआरएस, जिसका अब एक तरह से बहुत ही ढलान पर यह पार्टी चल रही है, उसके पास 9 सीटें थीं और उसके पास जो वोट परसेंटेज था वो 41.7% था। भारतीय जनता पार्टी के पास 36.3 लाख वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें यहां पर जीतकर 19.6% वोट शेयर के साथ खड़ी थी। कांग्रेस को यहां पर 3 लोकसभा सीटों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को 29.8% वोट शेयर मिला था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट जीतकर यहां अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अब मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि तेलंगाना में वो किस तरीके से कांग्रेस के दांत खट्टे करती है, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से अपनी वापसी की है। एमआईएम का वोट शेयर 2019 में 2.8% के आसपास था। अभी जो मौजूदा समीकरण है उसके आधार पर कांग्रेस की एक हवा, एक लहर विधानसभा चुनाव के साथ साथ देखने को मिली है और बीआरएस को लेकर और केसीआर को लेकर लोगों के प्रति बहुत ही उदासीनता है। लोग बहुत ज्यादा भरोसा बीआरएस की रेवड़ी वाली राजनीति पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो वोट शेयर का गड़बड़ है वो अब आपके लिए समझना जरूरी है। विधानसभा में क्या हुआ? विधानसभा में कांग्रेस का वोट शेयर जो कि पहले 11% था बढ़कर 39.4% हो गया। बीआरएस को 10.5% वोट शेयर जो था वो उनका अभी मौजूदा है, उनका वोट शेयर 37.3% घटा है और बीजेपी का वोट शेयर 13.9% हो गया है, जो कि पहले के मुकाबले लगभग दुगना हो गया है। शहरों में भी बीआरएस को काफी नुकसान पहुंचा है और यहां पर कांग्रेस को भी फायदा पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पकड़ मजबूत की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस की पकड़ तेलंगाना के रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त है। ऐसे में अब यहां पर बहुत ही हालात रोचक होते जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार उस जगह को इख्तियार कर सकती है जो बीआरएस की थी। अगर बीआरएस का वोट शेयर कांग्रेस के पास चला जाता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, तो तकरीबन 8 से 9 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और इसकी बहुत बड़ी उम्मीदें कांग्रेस लगाकर बैठी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि इस बार तेलंगाना में राजनीति कई मुद्दों पर होगी जिसमें हिंदुत्व काफी प्रभावी होने जा रहा है और उसके साथ साथ विकास की बयार। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तेलंगाना में काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 2019 में 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कम से कम 8 या 9 सीटें उसे मिल सकती हैं। तो एक तरफ कांग्रेस है जो 8-9 सीटें उम्मीद कर रही है, दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी है जो 8-9 सीटें उम्मीद कर रही है, और बीआरएस जिसको ऐसा लग रहा है कि इस बार 2 या 3 सीटों की उम्मीद है, और इसमें 1 सीट की उम्मीद लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बैठे हैं। हैदराबाद एक ऐसी सीट रही है जिसे हम पारंपरिक तौर पर ओवैसी परिवार का गढ़ मान सकते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक ऐसा नेतृत्व सामने रखा है, एक ऐसा उम्मीदवार है डॉक्टर माधवीलता, जो कि असदुद्दीन ओवैसी को वो सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही हैं जो शायद ओवैसी साहब ने बीते कम से कम 10 साल में तो किया ही नहीं था। और वो इसलिए क्योंकि माधवीलता का प्रचार करने का तरीका बड़ा ही अलग है, बहुत ही आक्रामक है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई हरकत करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, उसका जवाब इतने जबरदस्त तरीके से माधवीलता देती हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि वो देखने योग्य होता है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार तेलंगाना की यात्राएं कर रहे हैं। निजामाबाद में कल रैली थी जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में जीएसटी लगता है, लेकिन तेलंगाना में आरआर टैक्स लगता है, यानी कि राहुल और रेवंत रेड्डी टैक्स। देखिए किस तरीके से एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और हैदराबाद की जहां तक लड़ाई की बात करें तो हैदराबाद के लिए अमित शाह ने कहा कि यहां पर मजलिस और ओवैसी, इसी से लोग डरते हैं, लोग बाहर निकलकर वोट नहीं करते। देखिए उन्होंने क्या कहा, फिर इसका एनालिसिस आगे करते हैं। आरआर टैक्स क्या है मालूम है? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी टैक्स। आरआर टैक्स, जरा जोर से बोले, कौन सा टैक्स? और आरआर टैक्स की उगाही कर कर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। भाई आरआर टैक्स में पैसा किसका जाता है? तेलंगाना की जनता रखा जाता है। ये तेलंगाना को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। तो जरा आप जबान देखिए, रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को पेटीएम बना दिया है। आरआर क्यों कहा गया? आपको याद है वो फिल्म आरआरआर, क्या जबरदस्त हिट थी। उसी के तर्ज पर यह भी शगुफा सामने छोड़ा गया, आरआर। तो यानी कि जो कहने का तर्जा है, जो तरीका है, वो अपने आप में जबरदस्त है ताकि मैसेज कन्वे हो सके। इसके साथ साथ अमित शाह की एक वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कुछ शब्दों के साथ छेड़छाड़ की गई, उसे बड़े पैमाने पर वायरल किया गया। और इस वीडियो का नाम जुड़ा कांग्रेस के हैंडल से, जिसमें रेवंत रेड्डी के ऊपर भी सवाल उठे। उनकी भी जांच हो रही है कि क्या ये डॉक्टर्ड वीडियो उन्होंने सामने रखा है। कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेलंगाना की स्थिति अभी यह है कि रेवंत रेड्डी को एक बड़ी ताकत के तौर पर वहां देखा जा रहा है। उनकी यह अग्नि परीक्षा है। अगर कांग्रेस के खाते में उतनी सीटें जा पाती हैं जिसकी कांग्रेस उम्मीद करती है, तो रेवंत रेड्डी एक बड़े पावर सेंटर के तौर पर कांग्रेस में उभरते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हैदराबाद में उलटफेर हो गया और डॉक्टर माधवीलता ने असदुद्दीन ओवैसी के दांत खट्टे कर दिए, तो एमआईएम को पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एमआईएम का अच्छा प्रभाव महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन सभी राज्यों में है। खास करके महाराष्ट्र और बिहार में एमआईएम का प्रभाव ठीक ठाक है, वहां पर उनके विधायक और सांसद भी हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की हार एक बहुत ही गलत मैसेज उनकी पार्टी के लिए रखेगा और हो सकता है कि एमआईएम इस पूरे मामले में टूटती हुई भी दिखाई दे। ऐसे में एक वीडियो आया जिसमें चीजों को देखिए कैसे वक्त पड़ने पर आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मंदिर में पहुंचे, वहां पर उनके ऊपर भगवा रंग का एक गमछा लगाया गया। उनके समर्थक ने तुरंत उनका गमछा उनसे छीन लिया कि भाई हटाओ, इससे पहले कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। साहब, चुनाव में कलर का भी कितना सिग्निफिकेंस है। अगर भगवा लगा लिया तो प्रॉब्लम है, हरा लगा लिया तो प्रॉब्लम है। रंग तो रंग होता है साहब, लेकिन शायद रंगों में भी हम राजनीति और उसके आधार पर धर्म को देखने लगते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, ये सभी हॉटस्पॉट्स सीटें हैं और इन सभी सीटों में कई मामले हैं जो छाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो उत्तर की राजनीति है उसका प्रभाव भी यहां पर दिखाई देता है। राम मंदिर का मुद्दा यहां पर गरमाया हुआ है।
धारा 370 को निष्क्रिय किया जाना कश्मीर में, वो मुद्दा भी यहां पर है। और उसके साथ साथ एमआईएम अपनी राजनीति बड़े पैमाने पर यहां कर ही रही है। एमआईएम की कोशिश है कि हैदराबाद रीजन को एक अलग तरीके से विकसित किया जाए, जिसमें एमआईएम की अपनी उम्मीदवारी सामने हो और अपना सब कुछ आगे दिखाई दे। लेकिन यहां पर अब स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। एक और सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मोदी सरकार में मंत्री रहे जी कृष्ण रेड्डी की, क्योंकि जी कृष्ण रेड्डी एमओएस थे। अब उन्होंने तेलंगाना में अपना पूरा दमखम लगाया है और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है उसे मजबूत करने में जी कृष्ण रेड्डी की काफी भूमिका है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक रेड्डी है, कांग्रेस के लिए भी एक रेड्डी है। इट इज रेड्डी वर्सेस रेड्डी इन तेलंगाना, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेलंगाना की पूरी डिटेल्स और उसके साथ साथ बाकी चीजों को लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू अभी हमने आपके सामने रखा है कि किस तरह से तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चौथे दौर में सारी सीटों पर एक साथ जाएंगे चुनाव में, यानी कि 13 मई को 25 आंध्र प्रदेश और 17 तेलंगाना की सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही समझ आएगा कि दक्षिण का खेल क्या हुआ, खेल हुआ या खेला हुआ। अपनी तीसरी स्टोरी आपके सामने हम प्रस्तुत करता हूं। खेल और खेला, इस शब्द का पेटेंट तो हमें लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। खेला होबे जो उन्होंने कहा था, यानी कि खेल होगा, वो पश्चिम बंगाल की ध्रुवी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खेला की मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं। आप कहेंगे कैसे? मैं इसके लिए आपके सामने दो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखूंगा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, लेकिन इस पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिवर्स गोल मारते हुए बैक किक मारा है साहब, फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि बंगाल में बिना फुटबॉल खेले आप जीवंत नहीं रह सकते। तो रिवर्स किक और बैक किक क्या शानदार मारा है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पूरी राजनीति की ध्रुवी जरा गड़बड़ा गई है। संदेश खाली का बहुत बड़ा मसला था साहब। जनवरी से इस पूरे मसले पर पूरे देश ने ममता बनर्जी की सरकार पर कई तरह की उंगलियां उठाई। महिला शोषण का मामला निकल कर आया, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लोगों की जमीन हड़पने, वहां पर पोखरे बनाने की बात निकल कर आई। उसके साथ साथ उत्पीड़न की बात बड़े पैमाने पर निकल कर आई, बड़ी सारी महिलाएं निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक पीड़ित महिला को अपने उम्मीदवार के तौर पर भी सामने खड़ा कर दिया। आप सोचिए कितना बड़ा मसला था। और ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि महिला अस्मिता बंगाल की राजनीति का मूल आधार है साहब। अब इस पर किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना खेल किया है, यह समझिए बात। संदेश खाली पर पूरे तरीके से ममता बनर्जी घिरी हुई थी, खास करके तब जबकि कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर जब सामने आया। जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, लताड़ना, राज्य सरकार को जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मामले में लताड़ा, सीबीआई की जांच को खुली छूट दी और उसके साथ साथ ये कहा कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सरकार की वजह से हुआ है, सरकार की आंख मूंदने की वजह से है, सरकार ने वहां पर बड़ी भूमिका निभाई है, नजरअंदाजी बड़े पैमाने पर है। अब इस पूरे चीजों को ममता बनर्जी ने टर्न कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही संदेश खाली को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है साहब। इस वीडियो को ऐसा बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इस वायरल वीडियो की सत्यता के बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए भारत 24 भी इसकी सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जो वीडियो है ये जबरदस्त तरीके से यह बताता है कि संदेश खाली का जो पूरा प्रकरण है यह प्रायोजित है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार हैं। उनके कहने पर संदेश खाली का यह पूरा खेल रचा गया है। इस वीडियो में क्या है, इसकी मूल बातें आपके सामने रखते हैं, और हम एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, भारत 24 इस वीडियो की ओरिजिनलिटी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई जांच अभी तक हुई नहीं है, और ना ही हम इसको इंडोर्स करते हैं और ना ही हम इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए बंगाल की जनता तक मैसेजिंग क्या जा रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह वीडियो संदेश खाली के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल का है। कथित तौर पर
इस वीडियो में संदेशखाली के पूरे घटना को स्क्रिप्टेड बताया गया है, यानी कि प्रायोजित। वीडियो में कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मान रही है और उनके कार्यकर्ता मान रहे हैं कि कहीं किसी का कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, और जो भी शिकायत करता है वो सब खड़े किए गए हैं। और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी के कहने पर किया गया था। जिन जिन महिलाओं ने वहां पर शिकायत की उन सबको पैसे दिए गए थे, और ये जब सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि टीएमसी की छवि खराब की जाए। अब साहब, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ना तो इसकी सत्यता पर कोई जांच हुई है, ना पुलिस ने इसके बारे में कोई जांच शुरू की इस वीडियो के बारे में, लेकिन इस वीडियो को लेकर जबरदस्त धमाल है। इस वीडियो को सामने रखकर अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के तमाम नेता ये कहते फिर रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर जानबूझकर इस तरह का आरोप लगाया गया। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी एक ऐसे वीडियो का सहारा लेकर अपनी बात को सामने रख रही हैं जिसकी सत्यता अभी तक साबित ही नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकार रही है। कहा जा रहा है कि यह डॉक्टर्ड वीडियो है, चुनाव आयोग तक इस पर शिकायत भी की गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने अटैकिंग मोड इख्तियार करते हुए इस वीडियो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ही घेरना शुरू कर दिया है। देखिए आप। আমার সন্দেশখালীর মা বোনদের কিভাবে প্ল্যান করে মেয়েদের অসম্মান করেছে দেখেছেন? ওরা জানে না মেয়েদের কাছে টাকাটা বড় কথা নয়, মেয়েদের আত্মসম্মান, মেয়েদের গরিমা, আমার মায়ের শাড়ির আঁচল, এটার সম্মান অনেক বেশি। ইলেকশনে জিততে হবে, তাই ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে হবে। বলে না বেশি বার বেরো না ঝড়ে পড়ে যাবে, আর বেশি চক্রান্ত করো না, একদিন চক্রান্ত ফাঁস হবে। এসব এত সহজে হয় না। जो भाजपा के सभापति हैं उस ब्लॉक के, इसको क्या मंडल सभापति कहते हैं, गंगाधर कोयल है उनका नाम, और वो खुद ही कह रहे हैं इस वीडियो में कि देखिए जो रेप हुआ नहीं, और किस तरीके से हमने दुनिया को समझा दिया कि ये रेप है। सोचिए, तो ये वीडियो मेरा मानना है कि सबको देखना चाहिए, और ये इस तरीके से भाजपा किस हद तक गिर सकती है, क्योंकि इसमें भाजपा के लीडरों के नाम आए हैं जो तृणमूल कांग्रेस के वहां होता थे, माने करीब करीब बड़े लीडर जो थे, उनको अगर आपको अब मैदानी जंग से हटाना है तो उनको अरेस्ट करवाना है। तो देखा आपने किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मसले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। वीडियो की सत्यता की जांच नहीं हो रही है साहब, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस इस बारे में कुछ करने को तैयार भी नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल पूरा तैयार कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि वीडियो फर्जी है, एआई का इस्तेमाल कर इस वीडियो को तैयार किया गया है, और टीएमसी के नेताओं ने जानबूझकर इस वीडियो को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा सकें, आक्षेप लगा सकें, और संदेशखाली के मुद्दे पर अपने दामन को बचा सकें। और ये कहने में इस बात पर दम भी लगता है, हाईकोर्ट के सामने संदेशखाली का पूरा मामला गया है साहब। हाईकोर्ट ने क्या आंख बंद करके अपने फैसले सामने रखे हैं? ऐसे में एक वीडियो के आधार पर जिस तरीके से ममता बनर्जी इस खेल को पलटने की कोशिश करती हैं, इसको कहते हैं रिवर्स किक। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब दे रही है। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने एक डॉक्टर्ड वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि वो संदेशखाली का काउंटर करना चाहती है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं को 2000 रुपया दी गया और महिलाओं ने ऐसा बताया, तो आप तो हर महीने 1200 रुपया दे रहे हैं, तो 2 महीने में से 3 महीने में तो 3600 रुपया हो जाता है, पैसा तो आप ज्यादा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव पूरे तरीके से कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अफवाह फैलाना शुरू करते हैं तो अफवाहों के पैर नहीं होते, हवा की तरह फैलता है, और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। संदेशखाली पर अब ममता बनर्जी का रिवर्स किक हमने आपके सामने रखा, अब एक और पैतरा उन्होंने सामने रखा है, और यह पैतरा राजभवन तक जा पहुंचा है साहब। एक शिकायत पेश की गई है, और यह शिकायत राजभवन की एक कर्मचारी के, महिला कर्मचारी का है, जिन्होंने यह कंप्लेन पुलिस के सामने किया कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उनके साथ बदतमीजी की। बहुत गंभीर आरोप है साहब। राजभवन में यह महिला कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी। उनका कहना है कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए गवर्नर
बोस के पास गई और उन्होंने यौन उत्पीड़न किया। जरा सोचिए, आखिरकार इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है और राज्यपाल पर इतना बड़ा आरोप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लगा रहा है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर पूरी तरीके से बातचीत पहले नहीं होनी चाहिए? कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले को अब इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसके आधार पर ऐसा लग रहा है जैसे कि राज्यपाल ही कटघरे में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार, खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार राज्यपाल के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। इसके पहले धनखड़ साहब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उनके खिलाफ भी टीएमसी की सरकार आग उगलती रही है और कहती रही है कि गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और अब गवर्नर बोस के नाम पर इस तरह के आरोप लगाकर अब यह कोशिश की जा रही है कि कैसे नैरेटिव को पूरी तरीके से बदल दिया जाए। गवर्नर बोस ने साफ तौर से कहा है कि इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, बेसिर पैर के आरोप हैं, जांच तुरंत से तुरंत तो होनी चाहिए, लेकिन जो प्रावधान है संवैधानिक उसके आधार पर गवर्नर जब तक ऑफिस में होते हैं उनके ऊपर राज्य पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी आधार पर उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों से भी निवेदन किया है कि राज्य पुलिस के किसी भी समन पर वो जाकर अपना बयान दर्ज न करें। अब इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। आप इसे बदले की राजनीति कह सकते हैं, आप इसे मौके की राजनीति कह सकते हैं, फुटबॉल की बात करें तो आप इसे रिवर्स किक कह सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पास कह सकते हैं। लेकिन खेल यह है कि ममता बनर्जी किसी तरीके से संदेश खाली के लगे दाग अपने दामन से पोंछना चाहती है और इसके लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी, राज्यपाल, इन तमाम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? महिला उत्पीड़न के नाम पर। इसको कहते हैं ममता बनर्जी का खेल। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। 190 सीटों पर देश की जनता ने मतदान कर दिया है। 7 मई तीसरा चरण यानी कि कल शाम होते होते 93 सीटों पर मतदान और हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो तकरीबन 270-280 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी कल शाम तक। और हम एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि हम चुनाव के मध्य में होंगे। हालांकि 4 चरण और बचे होंगे, लेकिन चुनाव के मध्य में होंगे, आधी सीटों पर मतदान पड़ चुका होगा। इसके आधार पर अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने टीकाकारों की दुकान खोल दी है साहब। जितने राजनीतिक टीकाकार हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उन लोगों ने अपनी दुकान को एक नया अंजाम दे दिया है। उनकी दुकान पर थोड़ा पानी डालने का काम करना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ आंकड़े। सबसे पहले यह देखिए कि 2024 और 2019 के मुकाबले पहले 2 चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है जिसे लेकर इतनी हाई तौबा मचाई जा रही है वो क्या है। पहले चरण में 2024 में 66.14% वोट शेयर मिला। अभी तक जो परसेंटेज पोलिंग है 2019 में इन्हीं सीटों पर 69.3% पोलिंग हुई थी, यानी कि तकरीबन 3% के आसपास कम मतदान हुआ है पहले चरण। दूसरे चरण में 2024 में 66.71% का मतदान हुआ है। 2019 में 70.05% का मतदान हुआ था, यानी तकरीबन 4% के आसपास कम मतदान हुआ है। तो यह तो मतदान प्रतिशत की गिरावट है, इसके अलावा कुछ खास नहीं। लेकिन अब जरा हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में बिना उत्तर प्रदेश के तो आप कहीं चल ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है सभी राजनीतिक टीकाकार जो हैं, एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, यूपी को बेंचमार्क मानते हैं। यूपी का वोट शेयर आपके सामने 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन कहां कहां क्या क्या कमी है वो आपके सामने रख रहे हैं। अलीगढ़ में 2019 के मुकाबले 4.7% कम हुआ, अमरोहा में 6.5% पोलिंग कम हुआ, बागपत में 8.5% पोलिंग कम है, बिजनौर में 7.5% पोलिंग कम है, बुलंदशहर में 6.5%, गौतम बुद्ध नगर में यानी कि नोएडा में जहां हम अभी हैं मौजूद 6.9%, गाजियाबाद में 6%, कैराना में 5%। यह पोल परसेंटेज की कमी आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में 11.7%, मेरठ में 5.3%, मुरादाबाद में 3.3%, मुजफ्फरनगर में 9.3%, नगीना 2.9%, पीलीभीत 4.3%, रामपुर 7.3% और सहारनपुर 4.7%। ये कम है वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की सभी 16 सीटों पर। मतदान बहुत कम हो रहा है, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है।
क्योंकि जब जब मतदान बढ़ता है तब तब ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होता है, और ये एक कन्वेंशन नॉलेज भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मतदान प्रतिशत कम हो जाता है तो रूलिंग पार्टी को फायदा नहीं होता। तो इसलिए ये कोई एस्टैब्लिश्ड रूल नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। लेकिन जब नैरेटिव गढ़ने वाले लोग होते हैं, और खास करके जिनको नेगेटिव नैरेटिव गढ़ने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि इसी से उनको सुर्खियां मिलती हैं, जनता जनार्दन के तथाकथित तौर पर उत्साह न दिखाए जाने का मुद्दा बनाकर वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। अब सवाल क्या क्या है साहब? सबसे पहला सवाल, इस बार के चुनाव में कोई लहर नहीं है। यह बात आप सुनने को देख रहे होंगे, कोई लहर नहीं है साहब। ऐसी बात क्यों कही जा रही है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग बाकी है और नेगेटिव नैरेटिव रखने की कोशिश जारी है। 2019 में क्या हुआ था, आइए अब आपके सामने रख देते हैं। 2019 में जब तीसरे दौर का मतदान शुरू हुआ था, उस वक्त भी यही बात सामने निकली थी। नेगेटिव नैरेटिव प्रस्तुत किया गया था कि मतदान प्रतिशत भले ही बढ़ रहा हो साहब, लेकिन यह मतदान प्रतिशत इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मोदी से लोग निराश हैं और निराश होकर विपक्ष को वोट देना चाहते हैं, इसलिए लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। यह मैं आपको तीसरे चरण के दौर की टीकाकारों की टिप्पणियां बता रहा हूं साहब, कहीं निकालकर दिखा भी सकता हूं। लेकिन हुआ क्या अंततः हुआ यह कि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और पूरे चुनाव में 2019 में कोई ये नहीं कह रहा था कि यह चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि मोदी लहर है। चुनाव के पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि इस पूरे चुनाव पर पुलवामा के आतंकी हमले के प्रतिकार के तौर पर भारत ने जो पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की थी, उसकी वजह से एक लहर है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए और भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला, तो यह कहा गया कि मोदी लहर थी जी, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, 70% प्लस उनकी अप्रूवल रेटिंग है, और जी भारत ने अपना राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने रखा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसे कैश कर दिया। आज की डेट में यही बात सामने रखी जा रही है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले आपने बीते हफ्ते 10 दिन में यही चर्चाएं चारों तरफ देखी होंगी कि इस बार कोई वेव नहीं है, इस बार कोई लहर नहीं है, किसी के चेहरे पर कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। मार्च के महीने में तमाम ओपिनियन पोल सामने आए। मार्च के महीने में ही हर कोई यह मान के चल रहा था कि 400 पार की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के 370 नहीं आएंगे, इसकी बात हो रही थी। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 372 लाएगी कि नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। हर कोई ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 नहीं लाएगी, यानी कि मान के चल रहे थे कि 300 तो आएगा ही। फिर अचानक क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मतदान प्रतिशत किन्हीं और कारणों से कम हुआ है। इस बार अप्रत्याशित गर्मी पड़ रही है। इसके साथ साथ लोगों को इस बात का भी भरोसा है कि इस बार मोदी सरकार वापस आ रही है। शायद इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर बाहर नहीं निकल रहे। तभी तो भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ रही है और लोगों से कहना पड़ रहा है, उनके कोर वोटर से कहना पड़ रहा है कि निकलिए और मतदान कीजिए। यानी कि वेव की बात जो लोग करते हैं वो चुनाव खत्म होने के बाद वेव होता है। फर्ज कीजिए कि 2019 एक बार फिर रिपीट हो जाता है तो क्या कहा जाएगा? जी वेव है। अब ये मैं इस बात पर आपके सामने रखना चाहता हूं, अभी तक क्या चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी की गारंटी है। लोग इस बार के चुनाव को मोदी के गारंटी के तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष ने सामने रखे। जैसे ही 400 पार का नारा दिया गया, विपक्ष ने कहा संविधान बदल देंगे, संविधान फाड़कर फेंक देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा और उन्होंने जवाब दिया और सामने रखा कि भाई संविधान इस देश का कोई नहीं बदल सकता। जातीय आधार पर आरक्षण की बात सामने रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके साथ साथ पूरे बीजेपी की श्रृंखला ने इस बात को सामने रखा कि आरक्षण को कोई हिला ही नहीं सकता। धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा बड़े पैमाने पर सामने है और उसके साथ साथ परिवारवाद, वंशवाद और विरासत टैक्स का मुद्दा, जो कि दूसरे फेज तक बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन इसके बाद अब गायब हो चुका है। यानी कि यह कहना चुनाव के बीच में कि कोई वेव नहीं है, यह एक नेगेटिव नैरेटिव को क्रिएट करने की बात है ताकि जो मतदाता आज रिलैक्स होकर घर पे बैठा है वो घर पर ही बैठा रहे।
कोई नहीं जानता कि मतदाता किसे बाहर निकलकर वोट दे रहा है मतदाता के अलावा, लेकिन एक नैरेटिव को सामने रखने की पूरी कोशिश की जाती है और फिलहाल यह नैरेटिव अलग तरीके से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। आइए अब अपनी अगली और आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आखिरी स्टोरी हमारी यह है कि क्या होने जा रहा है कल 93 सीट्स पर मतदान होने जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ साथ कई जो इलेक्शंस हो रहे हैं कई राज्यों के, वो अपने आप में खत्म होते दिखाई देंगे। 11 राज्यों में मतदान होगा, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 93 लोकसभा की सीटें हैं जहां मतदान होना है। गुजरात की एक सीट सूरत पहले ही जीत ली गई है, वरना 94 होता। और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग की सीट पर चुनाव और मतदान 25 मई को होने वाले हैं, इसलिए 93 सीटों पर फिलहाल मतदान होगा। इसमें से गुजरात में 25 सीट है, असम की 4 सीट है, इसके साथ असम के चुनाव खत्म हो जाएंगे। बिहार की 5 सीट है, मतदान अभी और बाकी रहेगा। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होंगे और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। गोवा की सभी 2 सीटों पर मतदान होंगे। कर्नाटक के शेष बचे 14 सीटों पर मतदान होंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होंगे। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होंगे। बंगाल की 4 सीटों पर, उसके बाद दादरा नागर हवेली, दमन दीव 2 सीटों पर मतदान होंगे। गुजरात की 26 सीटें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का यहां का पास्ट परफॉर्मेंस यह बतलाता है कि अगर इस बार भी सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जीतता हुआ दिखा दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यह अभी तक हुआ नहीं है साहब। 3 बार एक राज्य पूरी की पूरी सीट किसी एक पार्टी को दे दे लोकसभा में, यह अभी तक नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में एक बड़ा मसला होगा। इस चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 4 पूर्व मंत्री भी हैं जो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरेंगे। इसके साथ साथ कई बड़े राज्यों में चुनाव पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, 10 पर मतदान होने जा रहा है। ये जो 10 सीटें जिन पर मतदान होने जा रहा है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लिए, उनके लिए करो या मरो वाली सीट है। संबल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आवाल और उसके साथ साथ बरेली सीटें। इसमें मैनपुरी पर सबकी निगाहें इसलिए होंगी क्योंकि डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार के तौर पर हैं। 2019 में तीसरे चरण में इन 10 सीटों पर से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि सपा बसपा के गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपने 2019 के प्रदर्शन को तीसरे फेज में भी उत्तर प्रदेश में बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपके सामने कहा, ये यादव लैंड इसको कह सकते हैं क्योंकि पूरे यादव परिवार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है और इन 10 सीटों पर काफी दारोमदार है। उसके साथ साथ जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लो वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक सीट छोड़कर बाकी सभी मध्य प्रदेश की सीटें 2019 में जीती थी। भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रेशर है कि वो सभी सीटें एक बार फिर जीते। जो सीटें इस बार हैं वो है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना। इन सीटों पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निगाह भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके असर का भी बड़ा मसला दिख रहा है। विदिशा पर नजर होगी क्योंकि मामा जी देश भर में प्रचलित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर है चौहान साहब, उनकी उम्मीदवारी यहां पर है। भोपाल, राजगढ़, बैतूल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ हम अगर बात करें मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की तो आपके सामने वो दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी इस बार सामने है। करो या मरो वाली स्थिति उनके लिए भी है। फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। साहब, महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव महाराष्ट्र में तय करेंगे कि शुगर बेल्ट में कौन कहां आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुगर बेल्ट की पूरी पॉलिटिक्स यहां पर है और इस बार इट इज पवार वर्सेस पवार। शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले इनकी बेटी सामने है और अजीत पवार की पत्नी सुप्रिया सुले के सामने उम्मीदवार के तौर पर है। सो इस बार तय हो जाएगा कि शरद पवार में दम है या अजीत पवार में दम है। इस आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ने जा रही है।
इसके साथ साथ ये जो पूरा शुगर बेल्ट है, यहीं पर कोऑपरेटिव सबसे बड़े पैमाने पर है, यहीं पर पूरा बिजनेस हाउसेस का बड़ा दारोमदार है और उसके साथ साथ विदर्भ का क्षेत्र भी है जो कि अकाल पीड़ित कई मामलों में रहा है। देश की राजनीति इसलिए भी यहां से निर्धारित होती है क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में किसान आत्महत्या इसी क्षेत्र से होती है साहब। इसलिए यहां पर किस आधार पर कैसे मतदान होता है महाराष्ट्र का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके साथ साथ बस एक सेकंड में मैं आपको यह बता दूं कि 14 सीटें जो कर्नाटक की हैं वो मतदान के लिए कल जा रही हैं। इन 14 सीटों पर लिंगायत वोट बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीद है कि लिंगायत वोट इस बार एक बार फिर उनके पास होगा येदियुरप्पा की वजह से, और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। इस बार कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की ये परिणति है कर्नाटक में और देखने लायक होगा कर्नाटक का ये मतदान भी।